दिव्य राजधानी शहर वैभव दिव्य साम्राज्य के जिंग राज्य का सबसे बड़ा शहर था। ये मेघ वन के पास स्थित था। जब आदर्श पहली बार मेघ वन से बाहर आया तो उसका पहला स्टॉप दिव्य राजधानी था। जब हवाई जहाज दिव्य राजधानी के हवाई क्षेत्र के ऊपर उड़ रहा था तो आदर्श एक खिड़की के पास खड़ा होकर चहल पहल भरे शहर को देख रहा था। जब वो मेघ वन से निकला था तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो वैभव दिव्य नगरी जाएगा और दिव्य राजधानी को एक स्टॉप ओवर के रूप में यूज करेगा। अब 1.5 साल बाद वो दिव्य राजधानी लौट रहा था ताकि मेघ वन लौटने के लिए उसे एक स्टॉप ओवर के रूप में यूज कर सके। ये सच में स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस लौटना था। अब डिफरेंस सिर्फ इतना था कि आदर्श की पावर पिछली बार से बिल्कुल अतुलनीय थी। हालांकि ये दुख की बात थी कि आदर्श उस विशाल एनिमल्स की भीड़ के खिलाफ पावरलेस था जो कई दिव्य राज्यों को डिस्ट्रॉय कर सकता था। हवाई जहाज दिव्य राजधानी के एक प्लेटफॉर्म पर उतरा। इतना बड़ा हवाई जहाज चहल पहल वाली दिव्य राजधानी में भी अक्सर देखने को नहीं मिलता था। लोग रुक कर देखने लगे क्योंकि उन्हें विशाल हवाई जहाज का नजारा बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। दिव्य राजधानी अभी भी डेवलप हो रही थी। सुबह का टाइम था, इसलिए आदर्श मॉर्निंग में सामान बेचने वालों को सड़कों पर आते जाते देख सकता था। उसने दुकानदारों को अपना बिजनेस स्टार्ट करने की तैयारी करते देखा। उसने दाढ़ी वाले बूढ़े लोगों को धूप से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठे देखा। दिव्य राजधानी के ज्यादा से ज्यादा सिटीजन सड़कों पर निकल पड़े। कुछ आराम से चल रहे थे तो कुछ जल्दी में। सबने अपनी रूटीन लाइफ स्टार्ट कर दी। उन्हें अभी तक एनिमल्स के आने की न्यूज नहीं मिली थी। दिव्य राजधानी की बात तो दूर, यहां तक कि शाही शहर को भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। जो लोग जानते थे कि एनिमल्स की भीड़ का प्रकोप था जिसका डिफेंस करने में दिव्य नगर असमर्थ था, वे शाही परिवार, शाही राजधानी के पारिवारिक क्लैन और कई अकेले रहने वाले पारिवारिक क्लैन तक ही लिमिटेड थे। ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं की जा सकती थी वरना भयंकर केओस फैल जाता। वैभव दिव्य साम्राज्य में 1 खरब सिटीजन थे, इसलिए उन सभी को निकालना इम्पॉसिबल था। डेस्पिरेशन में वे सेना पर भी अटैक कर सकते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज और बड़े शहरों के बीच टेलीपोर्टेशन एरे पर अटैक कर सकते थे। अगर ऐसा हुआ तो ये तो कहना ही क्या कि सिटीजन बचकर नहीं निकल पाएंगे। इससे दिव्य साम्राज्य भी पैरालाइज्ड हो जाएगा। फिलहाल वैभव दिव्य साम्राज्य के पास बस एक ही ऑप्शन था कि वो हर कीमत पर एनिमल्स की भीड़ से अपनी डिफेंस करे। अगर वे इससे डिफेंस नहीं कर सकते तो वे दिव्य साम्राज्य की फ्यूचर की आशा दिव्य नगर के कुलीनों को मेघ वन में भेज सकते थे। जहां तक दिव्य राज्य के सिटीजन का क्वेश्चन है, उन्हें सिर्फ पीछे ही छोड़ा जा सकता था। आदर्श, मैं जा रहा हूं। हवाई जहाज के उतरने के बाद ज्वाला ने आदर्श से कहा। उसे अपने परिवार के क्लैन की ब्रांच से खबर मिली थी। उसे वैभव दिव्य साम्राज्य छोड़ना था। अपना ध्यान रखना। आदर्श ने सिर हिलाया। अगर किस्मत में लिखा है तो मिल लेते हैं। ज्वाला ने आदर्श की तरफ देखा और सोचा कि क्या उसे कुछ कहना चाहिए। अल्टीमेटली उसने बस यही वर्ड कहे। उसके बगल में उसकी नौकरानी शीतल खड़ी थी। शीतल अपनी गहरी आंखों से आदर्श को घूर रही थी। बड़े भाई आदर्श, आपको जिंदा रहना होगा, छोटी शीतल ने कहा। हाँ, मैं करूंगा, आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा। करंट सिचुएशन उनके लिए सच में काफी निराशाजनक थी। पुराने दोस्तों के चले जाने, देश के डिस्ट्रक्शन के कगार पर पहुंच जाने और उनके मास्टर्स और सीनियर के भाग्य के अननोन हो जाने के कारण। ज्वाला के जाने के बाद आदर्श अकेले ही दिव्य राजधानी की सड़कों पर घूमता रहा। उसने मजबूत हरे पत्थरों से बनी सड़कों पर कदम रखा। सुबह की ओस अभी भी इन हरे पत्थरों पर जमी हुई थी। पत्थरों की दरारों के बीच हरी काई जमी हुई थी जिससे हरियाली का फील हो रहा था। इन हरे पत्थरों ने हर तरह के लोगों को देखा था। उन्होंने प्रॉस्पेरिटी और कठिनाई, सुख और दुख देखे थे। हर पत्थर एक मोटी हिस्ट्री की किताब की तरह था जो दिव्य राजधानी के बनने से लेकर अब तक की लंबी हिस्ट्री को समेटे हुए था। हालांकि ये हिस्ट्री जल्द ही एंड हो सकती है। इन गलियों में अब हंसी ठहाके नहीं होंगे, बातें नहीं होंगी, फूल और हरियाली नहीं रहेगी। बस इसके बारे में सोचते ही आदर्श ने आह भरी। सड़कों पर पैदल चलने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। आदर्श ने एक बूढ़ी औरत को पैनकेक का ठेला खींचते हुए पैनकेक बेचते देखा। उसने एक छोटी लड़की को कैंडी चुनने के लिए दबे पांव जाते देखा। ये बिलीव करना मुश्किल था कि ये सभी ईमानदार लोग कुछ ही महीनों में हड्डियों के ढेर में बदल जाएंगे। वे बहुत दयनीय थे। उन्हें अभी भी अंदाजा नहीं था कि एक डिजास्टर आने वाली है। ये डेफिनेटली एक ट्रेजेडी थी, आम पब्लिक का दुख। मैं घर जाना चाहता हूं, मेरा घर यहीं है, आदर्श ने अपने पीछे खड़े लॉ एनफोर्सर से कहा। ओह, लॉ एनफोर्सर कुछ देर के लिए झिझका। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दिव्य राजधानी आदर्श का घर होगा। आर्मी में मिलिट्री डिसिप्लिन होता है और इस टाइम उन्हें रेडी रहने के ऑर्डर मिले थे। पीछे रहकर डिफेंस करने या मेघ वन में चले जाने का वेट था। अगर आर्मी बिखर गई तो इंसिडेंट्स हो सकते हैं या न्यूज लीक भी हो सकती है। स्टार्टिंग में तो लॉ एनफोर्सर एग्री नहीं हुआ, हालांकि आदर्श का स्टेटस खास था। कुछ सोचने के बाद उसने कहा, जितनी जल्दी हो सके लौट आओ। याद रखना, तुम्हें एनिमल्स की भीड़ की खबर लीक नहीं करनी है।
ये एक मिलिट्री ऑर्डर है। मुझे पता है, आदर्श ने सिर हिलाया। हालांकि वो इन आम सिटीजन को इग्नोरेंस से मरते हुए नहीं देख सकता था, पर उन्हें बताने से कोई फायदा नहीं होगा। दिव्य नगरी ने उन्हें त्यागा नहीं था। कई ऋषि और ह्यूमन मास्टर्स उनके लिए लड़ रहे थे, अपना सैक्रिफाइस दे रहे थे। अनफॉर्चुनेटली ऐसे कई मौके आए जब ह्यूमन पावर स्वर्ग को चैलेंज करने में इनेबल रही। प्रभु लॉ एनफोर्सर। आदर्श कुछ देर हिचकिचाया और फिर बोला, अगर हमें मेघ वन में जाना है तो क्या मैं कुछ लोगों को साथ ला सकता हूं? आदर्श प्रिया को छोड़ नहीं सकता था, कोमल भी थी। वो इतनी प्यारी यंग गर्ल को एक हेल्पलेस एनिमल के पेट में मरते हुए नहीं देख सकता था। लॉ एनफोर्सर ने थोड़ा माथे पर बल डाला। क्या आप एक योद्धा या एक नश्वर को ला रहे हैं? उन्होंने मोटे तौर पर एसेस किया था कि आदर्श पॉसिबली अपने फैमिली मेंबर्स को साथ लाना चाहता था। नश्वर, ठीक है। लॉ एनफोर्सर को कोई सरप्राइज नहीं हुआ। एक नॉर्मल बैकग्राउंड वाले पर्सन के रूप में आदर्श का परिवार नेचुरली इंसानों से बना था। आप कुछ ला सकते हैं, पर यह बहुत कम नंबर तक ही लिमिटेड होगा। आपको पता होना चाहिए कि इंसानों को साथ लेकर मेघ वन में माइग्रेशन करना बहुत परेशानी भरा होगा। थैंक्स। आदर्श ने उसे धन्यवाद दिया और वो सॉफ्ट क्लाउड्स माउंटेन मैनर की ओर दौड़ पड़ा। आदर्श जल्द ही प्रिया से मिलने के लिए बहुत एंशियस था। प्रिया इस ऑल्टरनेट दुनिया में आने के बाद से उसकी पहली फैमिली मेंबर थी। मेघ वन में जब आदर्श अभी भी कमजोर था, उसने और प्रिया ने वे मुश्किल दिन साथ बिताए थे और सिर्फ एक दूसरे को अपना रिलेटिव माना था। सॉफ्ट क्लाउड्स माउंटेन मैनर दिव्य राजधानी से लगभग 50 किलोमीटर दूर था, इसलिए आदर्श 15 मिनट में वहां पहुंच गया। जब उसने विशाल हवेली को देखा तो वो वहां से जाते टाइम से और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगी। लाल लाख का दरवाजा, चमकदार कांच से सिल्वर और उसके सामने 2 बड़े पत्थर के शेर इस जगह को विशाल बनाते थे। रुको, कौन है? दरवाजे पर गार्डिंग कर रहे 2 नौकरों ने आदर्श को पहचाना ही नहीं। उन्होंने आदर्श को रोकने की कोशिश की, पर आदर्श ने उन्हें आंसर देने की नीड तक नहीं उठाई। पलक झपकते ही वो पहाड़ी जागीर में घुस गया। दोनों नौकर अभी भी मुंह खोले दरवाजे पर खड़े थे। उनके सामने वाला पर्सन तुरंत गायब हो गया था। वे एक दूसरे को देख रहे थे, सोच रहे थे कि कहीं उन्होंने गलत तो नहीं देखा। हवेली के अंदर लाल ईंटों और हरी टाइलें का फर्श था। कई सौ साल पुराने पेड़ सूरज की रोशनी रोक रहे थे और सभी पवेलियन के बीच चट्टानी चट्टानें और हरियाली थी। ये एक बहुत ही खूबसूरत नजारा था। आदर्श ये सब देखने के मूड में नहीं था। वो जानता था कि प्रिया कहाँ रहती है और उसने अपनी सुनने की पावर इस तरह कॉन्सेंट्रेट कर रखी थी कि 100 मीटर के एरिया में वो जमीन में बिल बनाते कीड़े की आवाज भी सुन सकता था। जल्द ही उसने प्रिया की लोकेशन ले ली। अपनी आकृति की एक झलक के साथ आदर्श एक सुंदर बगीचे में पहुंच गया। इस छोटे से कोर्टयार्ड में आदर्श ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने एक लड़की को पानी का डिब्बा पकड़े हुए फूलों को पानी देते हुए देखा। आदर्श ने तुरंत ग्रीन कलर की इस यंग गर्ल को पहचान लिया, क्योंकि ये उसकी बड़ी बहन प्रिया थी। पिछले 1.5 साल में उसे एक बार भी न देख पाने के बाद प्रिया, जिसने अब सॉफ्ट क्लाउड्स माउंटेन मैनर में स्वादिष्ट और न्यूट्रिशियस खाना खाया था, अब और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब वो पहले जैसी अंडर डेवलप्ड नहीं लग रही थी। उसकी स्किन और भी चिकनी और नाजुक हो गई थी, जेड जैसी। उसका फिगर पतला पर सुडौल था। उसमें स्प्रिंग सीजन जैसा फील था। बहन प्रिया, आदर्श जोर से चिल्लाया। इस पल उसका दिल इमोशन से भर गया। उसने सोचा था कि वैभव दिव्य नगरी में जाने के बाद वो इंसानों के बीच एक ड्रैगन बन जाएगा और फिर एक शानदार होमकमिंग करेगा। उसने सोचा कि वो अपनी बहन को फर्स्ट क्लास राजकुमारी या कोई महिला की उपाधि दे सकता है, जिससे वो फ्यूचर में एक कुलीन यंग लेडी की लाइफ जी सके। अगर उसे मौका मिले तो वो उसे कुछ जादुई अमृत दिलाएगा, जिससे वो एक खास मार्शल आर्ट्स डोमेन में पहुंच सके और एवरलास्टिंग जवानी पा सके। हालांकि उसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि वैभव दिव्य नगरी में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के बावजूद उसकी होमकमिंग शानदार नहीं होगी। वो एक रिफ्यूजी के रूप में दिव्य राजधानी लौट आया। सच में ये प्रोवर्ब सही था कि डेस्टिनी का देवता लोगों को बेवकूफ बनाता है। आदर्श, प्रिया ने इस युवक की अचानक अपीयरेंस पर अविश्वास से देखा, जो उससे आधा सिर लंबा था। हालांकि आदर्श अब लंबा हो गया था और उसकी बॉडी ज्यादा मस्कुलर हो गई थी, फिर भी वे बचपन से ही हर दिन साथ बिताते थे। आदर्श चाहे कितना भी बदल गया हो, प्रिया उसे तुरंत पहचान लेती थी। हालांकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आदर्श अचानक घर लौट आएगा। उसे इसकी पहले से कोई खबर नहीं मिली थी। ये सच में आदर्श है। प्रिया इतनी खुश हुई कि उसने अपना पानी का डिब्बा नीचे गिरा दिया और आदर्श के सामने खड़ी हो गई। तुम लंबे हो गए हो। प्रिया ने आदर्श के चेहरे को छुआ तो उसकी आंखें नम हो गईं। जब आदर्श गया था तब वो प्रिया से छोटा था, पर अब थोड़ा लड़कों जैसा दिखने के अलावा वो पूरी तरह से एक एडल्ट जैसा लग रहा था। प्रिया को इस बात से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता था कि आदर्श ने कितनी अचीवमेंट्स हासिल की या किसी साधना डोमेन तक पहुंचा। जब तक वो सेफ सलामत घर लौट आता और उसे और देखने का मौका मिलता, वो सैटिस्फाइड रहती। बहन प्रिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है, आदर्श ने जल्दी से कहा। क्या बात है? इतनी जल्दी क्या है? प्रिया एक बहुत ही सेंसिटिव महिला थी।
आदर्श की अचानक वापसी देखकर वो बहुत खुश हुई। हालांकि उसने सोचा, आदर्श दिव्य नगरी में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने से पहले ही अचानक लाखों मील की जर्नी करके घर कैसे लौट सकता है। इसकी पहले से कोई खबर नहीं थी, जिससे ये थोड़ा अनयूजुअल लग रहा था। और आदर्श के हाव भाव से ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ हो। प्रिया का चेहरा सीरियस हो गया। हम घर में बात करेंगे। आदर्श ने प्रिया का हाथ खींचा। आदर्श सॉफ्ट क्लाउड्स, माउंटेन मैनर से सबको नहीं ला सका, वो बस कुछ ही लोगों को साथ ला सका। आदर्श ने प्रिया के बेडरूम में एक सिंपल साउंड प्रूफ एनर्जी बैरियर लगा दिया। फिर उसने उसे एनिमल्स के झुंड के बारे में सब कुछ बताया। प्रिया जितना ज्यादा सुनती उतनी ही ज्यादा घबराती जाती। आदर्श जो उसे बता रहा था वो वाकई इनक्रेडिबल था। 1,00,000 फीट ऊंचा ड्रैगन कछुआ विशालकाय एनिमल, वो कितना बड़ा था। प्रिया ने मेघ वन में रहते हुए एनिमल्स के झुंड के बारे में एक से ज्यादा बार सुना था, हालांकि उसका कभी किसी से सामना नहीं हुआ था। आज आदर्श ने जिस एनिमल्स के झुंड के बारे में उसे बताया वो अनएक्सपेक्टेडली एक सुपर एनिमल्स का झुंड था, जो पूरे वैभव दिव्य साम्राज्य का सफाया कर सकता था। प्रिया को पिछले 1 साल में वैभव दिव्य साम्राज्य के विशाल होने का साफ अंदाजा हो गया था। इतना विशाल देश सच में डिस्ट्रॉय हो सकता है, ये बात इनक्रेडिबल लग रही थी। बहन प्रिया, जो मैंने तुम्हें बताया है वो तुम दूसरों को नहीं बता सकती। मेरे पीछे आर्मी के कैंपग्राउंड तक आओ और कोमल, आंटी सरला और अंकल चाचा मंद को अपने साथ ले आओ। शायद ये सबसे ज्यादा लोग हैं जिन्हें मैं अपने साथ ले जा सकता हूं। आदर्श का मानना था कि लॉ एनफोर्सर उसे 4 लोगों को साथ लाने की परमिशन दे देंगे। आदर्श को नहीं पता था कि मेघ वन की इस जर्नी में उसका क्या वेट कर रहा होगा। इतना बड़ा दिव्य साम्राज्य मेघ वन जैसी बंजर जमीन पर बसा हुआ है। क्या ये फ्यूचर में मेघ वन ट्राइब बनने का प्लान बना रहा था? एक विशाल दिव्य साम्राज्य का एक ट्राइब बन जाना आयरॉनिक था। सिर्फ 4 लोग? प्रिया इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। जो लोग पीछे रह गए थे उनका क्या? हालांकि वो जानती थी कि वो कुछ भी बदलने में अनेबल है और सिर्फ सिर हिलाकर कह सकती है, मैं समझ गई। प्रिया आदर्श के पीछे पीछे दिव्य रक्षक दल कैंपग्राउंड में रहने लगी। अब दिव्य रक्षक दल कैंपग्राउंड वैभव दिव्य नगर के कुलीनों का टेम्पररी रेजिडेंस बन गया था। एनिमल्स की भीड़ की अपीयरेंस को देखते हुए निर्भय और आदर्श के दूसरे दिव्य रक्षक दल सीनियर को अग्रिम पंक्ति में पोस्ट किया गया था। कई दिनों तक कैंपग्राउंड का एटमॉस्फेयर बहुत निराशाजनक रहा। हर कोई नीचे आने के ऑर्डर का वेट कर रहा था, मानो फेट के डिसीजन का वेट कर रहा हो। और आज आखिर में ऑर्डर आ ही गया। हालांकि उन्हें क्लाउड वाइल्डनेस की ओर नहीं बल्कि चू प्रांत शहर की ओर दौड़ना था। चू प्रांत शहर में लोग कंफ्यूज्ड थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वे इस टाइम चू प्रांत शहर क्यों जा रहे हैं। चू प्रांत शहर मेघ वन के पास नहीं था, बल्कि दिव्य वन के ज्यादा पास था। क्या ऐसा हो सकता है कि वैभव दिव्य शहर की सक्सेसफुल डिफेंस कर ली गई हो? लोग ऐसा सोचने से खुद को नहीं रोक सके, क्योंकि यही वो रिजल्ट था जिसे वे सबसे ज्यादा देखना चाहते थे। जब आदर्श को उनके डेस्टिनेशन के बारे में पता चला तो वो थोड़ा उदास हो गया। उसने चू प्रांत शहर के बारे में सुना था। ये चू राजवंश की जागीर थी। ये चू प्रांत में चू राजवंश का सबसे बड़ा शहर भी था। आदर्श को चू राजवंश के बारे में अच्छी ओपिनियन नहीं थी। पहले उसके दुश्मन अधिराज, अविचल और उसके साथी सभी चू राजवंश से थे। इसके बावजूद ऑर्डर तो ऑर्डर ही होता है। आदर्श सबके पीछे पीछे चू प्रांत शहर की ओर चला। प्रिया और कंपनी को भी आदर्श द्वारा साथ लाया गया था। उसके बाद ये एक और बोरिंग जर्नी थी। इन दिनों में वे कॉन्टिन्यूसली इधर उधर भटकते रहे, ये नहीं जानते हुए कि उनका फ्यूचर क्या होगा। हवाई जहाज एक के बाद एक टेलीपोर्टेशन एरे से गुजरता हुआ धीरे धीरे चू प्रांत शहर के करीब पहुंच गया। हालांकि इस टाइम हवाई जहाज के डेक पर मौजूद लोगों ने एक दूसरे हवाई जहाज को हवा में उनके साथ उड़ते देखा। ये एक ऐसा हवाई जहाज था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये न तो वैभव दिव्य साम्राज्य का था, न ही किसी दूसरे बड़े ग्रुप का। ये हवाई जहाज ब्लैक कलर का था और उसकी सरफेस पर कॉम्प्लिकेटेड लाल कलर के रून उकेरे गए थे। जैसे जैसे हवाई जहाज उड़ता, ये रून एक रिदम के साथ चमकते। इनसे एक मिस्टीरियस और एंशिएंट फीलिंग आती थी। साफ तौर पर लाल रून किसी तरह की मिस्टीरियस फॉर्मेशन थी, पर दिव्य राजधानी से जर्नी का इंचार्ज लॉ एनफोर्सर, जो फॉर्मेशन में एक्सपर्ट था, उसे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। हवाई जहाज लगभग 1000 फीट लंबा था, पर उसका साइज बहुत ज्यादा नहीं था। हालांकि जब हवाई जहाज का निचला हिस्सा नजर आया तो एक लॉ एनफोर्सर, जो डेजर्टेड हेवन टेक्निक में एक्सपर्ट था, बहुत घबरा गया। मेन फ्रेम आदिम प्रजातियों की पसलियों से बनी है। हवाई पोत की मेन रीढ़ की हड्डी का कील एक सीधा बीम होता था। बीम के साथ साथ कई आर्क के शेप की हड्डियां होती थीं, जो कील की वक्रता बनाती थीं। ये शेप सच में इंसान के उरोस्थी और पसलियों के समान था। अगर किसी बड़े आदिम प्रजाति के उरोस्थी और पसलियों का यूज हवाई जहाज की कील बनाने के लिए किया गया हो तो उस नाव की क्वालिटी साफ होगी। हालांकि प्रैक्टिकली आदिम प्रजातियों के शव बहुत प्रेशियस होते हैं।
इन प्रजातियों की प्रेशियस हड्डियों का यूज नॉर्मली डेजर्टेड बोन एम्बेडेड वेपन को रिफाइन करने के लिए किया जाता था, तो फिर कौन उनका यूज हवाई जहाज बनाने के लिए करना चाहेगा? इसके अलावा इस साइज के हवाई जहाज का मतलब था कि आदिम प्रजाति का साइज 1000 फीट से भी ज्यादा रहा होगा। ये डेफिनेटली एक भयानक एंटिटी था जो पहाड़ों को गिरा सकता था और समुद्र को हिलाकर आर्मगेडन ला सकता था। एक पीक ऋषि भी शायद ऐसे एनिमल को नहीं मार सकता। ऐसी प्रेशियस हड्डियों का यूज हवाई जहाज बनाने के लिए किया गया था। कुछ लॉ एनफोर्सर बहुत चिंतित हो गए। वैभव दिव्य साम्राज्य में कुछ इसी कैटेगरी की आदिम प्रजातियों के शव थे, पर उन सभी को वैभव दिव्य नगर के साधकों द्वारा साधना के लिए यूज करने के लिए वन के डिवाइन हॉल में रखा गया था। वे इतने एक्स्ट्रावैगेंट कैसे हो सकते हैं और उनका यूज हवाई जहाज बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं? ये कौन सा ग्रुप है? लोग सरप्राइज्ड होने लगे। हालांकि डेंजर के टाइम में चाहे वो कितनी भी मिस्टीरियस पावर क्यों न हो, वो लोगों में इमेजिनेशन और होप जरूर जगाती है। इस टाइम ब्लैक कलर का हवाई जहाज तेजी से चू प्रांत शहर की ओर उड़ गया और उन्हें पीछे छोड़ दिया। वे भी चू प्रांत शहर जा रहे हैं। देखो, हवाई जहाज के पीछे कुछ वर्ड्स लिखे हैं। लोगों ने अपनी नजरें गड़ा दी और हवाई जहाज के पीछे एंशिएंट लेटर्स देखे। 2 बड़े खून जैसे लाल वर्ड्स लिखे थे, शेनतू परिवार क्लैन। ये हो सकता है। जब लोगों ने ये उपनाम देखा तो उनकी सांसें थम गईं। अगर ये कुछ महीने पहले की बात होती तो हवाई जहाज पर कोई भी ये नहीं जान पाता कि शेनतू परिवार का क्लैन कौन था। हालांकि अब मायावी की वजह से वे सभी इसे साफ तौर पर जानते हैं। शेनतू परिवार वेस्टर्न टेरिटरी का एक एंशिएंट पारिवारिक क्लैन था। उनकी विरासत अकल्पनीय रूप से गहरी थी, जो वैभव दिव्य साम्राज्य से कहीं ज्यादा थी। और जब मायावी पहली बार वेस्टर्न टेरिटरी में अपीयर हुआ था, उसने एक बार वेस्टर्न टेरिटरी में एनिमल्स की एक विशाल भीड़ को उकसाया था, और उस टाइम शेनतू परिवार के क्लैन ने एनिमल्स की भीड़ का ऑपोजिशन किया था। भले ही शेनतू परिवार क्लैन एनिमल्स की भीड़ के बाद बहुत कमजोर हो गया था, फिर भी वे टिक रहने में सक्सेसफुल रहे। एक पारिवारिक क्लैन जो मायावी के खिलाफ डिफेंस करने में एबल था। ये सच में शेनतू परिवार का क्लैन है। शेनतू परिवार के लोग आए हैं। हाँ, उनका मायावी से झगड़ा है। शायद हम बच जाएं। इस हिस्ट्री को याद करके लोग बहुत खुश थे। कहा जा सकता था कि मायावी और शेनतू परिवार का क्लैन अंत तक लड़ेंगे। अब मायावी के फिर से अपीयर होने पर शेनतू परिवार ने किसी को भेजने की पहल की थी। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। शेनतू परिवार के इस टाइम अपीयर होने से डेफिनेटली निराश वैभव दिव्य साम्राज्य में होप की एक किरण जगी है। हाँ, ये तो कमाल है। लगता है चू प्रांत शहर जाने का हमारा ऑर्डर शायद शेनतू परिवार के क्लैन की वजह से है। एक लॉ एनफोर्सर जो नॉर्मली सीरियस रहता था, एक्साइटेड हो गया और चीयर करने लगा। शेनतू परिवार के शामिल होने के बावजूद जंग बहुत मुश्किल था और इसमें भारी ब्लडशेड होता। फिर भी इससे उन्हें जंग जीतने की उम्मीद थी। हवाई जहाज पर आदर्श ने राहत की सांस ली। अच्छा होता अगर उन्हें क्लाउड वाइल्डरनेस में भागने की नीड ही न पड़ती। हवाई जहाज से उतरो। उतरने के बाद किसी के पास चू प्रांत शहर की भव्यता की एप्रिसिएशन करने का टाइम नहीं था। उन्हें तुरंत चू शाही निवास के मेन भवन की ओर जाने का ऑर्डर मिला था, और इस बार उन्हें सटीक इन्फॉर्मेशन मिली कि शेनतू परिवार के लोग आ चुके हैं। वे वैभव दिव्य साम्राज्य को एनिमल्स की भीड़ का सामना करने में हेल्प करने का प्लान बना रहे हैं। इंसानों की दुनिया में समान थिंकिंग वाले लोग पाए जाते हैं। इस क्रूर दुनिया में ह्यूमन पावर्स को यूनाइट होना होगा, एक लॉ एनफोर्सर ने तहे दिल से कहा। इस बात से कौन डिनॉय कर सकता है? हम इंसान कमजोर हैं, इसलिए हमें ग्रो होने के लिए यूनाइट होना होगा। अब हालात बहुत अच्छे हैं। ग्रुप का लीड कर रहे लॉ एनफोर्सर बहुत खुश थे। वे यंग वैभव दिव्य साम्राज्य के कुलीनों को शेनतू परिवार के एम्बेसडर से मिलवाने ले आए। हर एरिस्टोक्रेट के पास ये क्वालिफिकेशन नहीं थी। ये सिर्फ आदर्श, कृपाण, वरद, विशांत और कंपनी तक ही लिमिटेड था। कई लोग आदर्श और उसके साथियों को जेलसी से देख रहे थे। एक एंशिएंट पर पावरफुल पारिवारिक कुल के एम्बेसडर से मिलना एक बहुत गर्व की बात थी। इससे न केवल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू में इंप्रूवमेंट हुआ, बल्कि पावरफुल लोगों को जानने और उनकी अप्रिसिएशन करने से फ्यूचर में पर्सन का पाथ स्मूथ हो गया। इससे कई तरह के अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स हुए। बेशक वे सिर्फ जेलसी थे, उनमें कोई तिरस्कार नहीं था। सिर्फ आदर्श और उनके साथियों को ही वैभव दिव्य साम्राज्य का रिप्रेजेंटेशन करने का राइट था। अगर उन्हें भेजा जाता तो वे एंशिएंट कुल के सामने खुद को डिग्रेडेड ही करते। थोड़ी देर में कॉन्सेंट्रेट कर लो। हायर अथॉरिटीज ने इंस्ट्रक्ट किया है कि अगर वे तुमसे इंक्वायरी करते हैं तो तुम्हें शेनतू परिवार के कुल से सीरियसली डील करना होगा। तुम्हें वैभव दिव्य साम्राज्य की रेपुटेशन को डैमेज नहीं पहुंचाना चाहिए, एक लॉ एनफोर्सर ने ऑर्डर दिया। हायर अथॉरिटीज ने अभी अभी ऑर्डर भेजा था, खास तौर पर आदर्श, क्योंकि वो वैभव दिव्य साम्राज्य का सबसे अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी था। उन्हें एक एंशिएंट कुल के एम्बेसडर पर एक अच्छी इंप्रेशन छोड़नी थी। एम्बेसडर को यह बताना था कि वैभव दिव्य साम्राज्य हर जनरेशन में पावरफुल वॉरियर्स के साथ ग्रो हो रहा है। उन्हें यह बताकर ही कि कुलीन वर्ग की यंग जनरेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर से भरी है, वे उन्हें कॉपरेशन का वैल्यू समझा सकते थे। हाँ, मैं समझ गया।
आदर्श ने सिर हिलाया। वो अच्छी तरह जानता था कि प्रवाहिका प्रांत शहर में शेनतु परिवार और वैभव दिव्य साम्राज्य के बीच ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। वैभव दिव्य साम्राज्य का फेट इसी पर डिपेंड था। वैभव दिव्य साम्राज्य इस मुश्किल एग्जाम से बच पाएगा या नहीं, ये काफी हद तक शेनतु परिवार के एटीट्यूड पर डिपेंड करता था। भव्य चू राजसी निवास हर जगह आलीशान मीनारों से भरा हुआ था। मुख्य हॉल चू राजा मीनार में स्थित था, जो आकाश में बहुत ऊंचा खड़ा था। इस समय सूर्य पश्चिम में अस्त हो रहा था और आकाश लाल आभा से ढका हुआ था। ऊंचा चू राजा टॉवर सुनहरी रोशनी की एक परत से ढका हुआ था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी अमर स्वर्ग में हो। इससे पहले कि आदर्श लॉ एनफोर्सर के साथ चू राजा टॉवर में जाता, उसने शेनतु परिवार के क्लैन का हवाई जहाज देखा। वो चू राजा टॉवर के सामने चौक में खड़ा था और उसके चारों ओर शेनतु परिवार के क्लैन के गार्ड खड़े थे। ये गार्ड बहुत मजबूत और हट्टे कट्टे लग रहे थे। उनकी सांसें रुकी हुई थीं, जिससे उनकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। वे लकड़ी के डंडों की तरह बिना हिले डुले खड़े थे। उन सभी ने एक ही तरह का शेनतु परिवार का आर्मर पहना हुआ था, जो एक नजर में ही भव्य लग रहा था। जब आदर्श और उनके साथी उनके पास से गुजरे तो वे सभी सीधे देखते रहे, साफ तौर पर मिलिट्री डिसिप्लिन का पालन करते हुए। ये देखकर आदर्श मन ही मन हैरान हो गया। उसने मोटे तौर पर एसेस किया कि ये सैनिक वैभव दिव्य नगर के ट्रेनर से कमजोर नहीं थे। हालांकि वैभव दिव्य नगर में एक बार जब लोग उस लेवल तक पहुंच जाते तो उन्हें भरपूर आजादी और ऊंचा स्टेटस मिलता। हालांकि शेनतु परिवार के क्लैन में ये लोग सिर्फ सैनिक और गार्ड ही बन सकते थे। बड़े ग्रुप और छोटे ग्रुप में यही डिफरेंस था। हालांकि लोग एक ही साधना लेवल के थे और छोटे ग्रुप के लोग ज्यादा आरामदायक लाइफ जी सकते थे, पर उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटी और रिसोर्स खोने पड़ते थे। उनके हॉरिजन ज्यादा नैरो थे, इसलिए कुछ लोग बड़े ग्रुप की सर्विस करने को रेडी थे, भले ही वे एक नॉर्मल सोल्जर ही क्यों ना हो। शेनतु परिवार के क्लैन में इतना मिलिट्री स्किल और इतना डिसिप्लिन है, ये वैभव दिव्य साम्राज्य से कहीं ज्यादा पावरफुल है, आदर्श ने मन ही मन सोचा। उसे इस भयानक भीड़ का सामना करने में ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। चू राजा मीनार के दरवाजे से अंदर कदम रखते ही मेन हॉल में उनका वेलकम एक सीरियस एटमॉस्फेयर में हुआ। जमीन पर नक्काशीदार पत्थर बिछे हुए थे। वे न सिर्फ स्टील से भी ज्यादा मजबूत थे, बल्कि सरफेस पर एक बहुत ही सुंदर फिगर भी बना रहे थे। ये सुंदर और भव्य लग रहा था। आदर्श ने देखा कि हॉल में आगे एक युवक ट्रेडिशनल ड्रेस में खड़ा था। उसके कपड़े ग्रीन कलर के थे और उसके सिर पर एक हेयर बैंड था। उसकी स्किन गोरी थी और उसका माथा खुला हुआ था। उसके चेहरे पर एक हेल्दी लाल चमक थी। आदर्श ने सटल तरीके से महसूस किया कि उसकी भौं के बीच में बैंगनी कलर की एक झलक थी। बैंगनी हवा पूरब से आती है जन्मजात राजसीपन का सिंबल था। उस युवक का पहनावा सादा था और उसकी सांसें गहरी और स्थिर थीं। उसमें कोई ईगो नहीं था और वो बहुत फ्रेंडली लग रहा था। युवक के पास दो बुजुर्ग भी थे, जिन्होंने सुनहरे कपड़े पहने हुए थे। वे दोनों युवक का बहुत रिस्पेक्ट करते थे। आदर्श ने देखा कि हालांकि दोनों बुजुर्ग कुर्सियों पर बैठे थे, पर वे सीट के सिर्फ एक तिहाई हिस्से पर ही बैठे थे। उनकी पीठ सीधी थी और ये ह्यूमिलिटी का सिंबल था। आदर्श ने दो बुजुर्गों को नहीं पहचाना, पर बुजुर्गों में से एक ने सुनहरा अजगर क्लॉथ पहना हुआ था। इस तरह आदर्श ने उसे पहचान लिया। सुनहरे अजगर को ड्रैगन कहा जा सकता है, पर असल में वो ड्रैगन जैसा दिखता था। उसके 4 पंजे थे, यानी ड्रैगन से एक पंजा कम, इसलिए सुनहरे अजगर को 4 पंजों वाला ड्रैगन कहा जा सकता है। वैभव दिव्य साम्राज्य में सिर्फ राजा की उपाधि पाने वाला व्यक्ति ही 4 पंजों वाला सुनहरा ड्रैगन क्लॉथ पहन सकता था। उदाहरण के लिए, विशांत के पिता एक गार्ड ड्यूक थे, जो राजा चू के कुलीन पोस्ट से एक लेवल नीचे था, इसलिए वो ऐसा क्लॉथ नहीं पहन सकते थे। दूसरे वर्ड्स में, सुनहरा अजगर क्लॉथ पहने हुए बुजुर्ग खुद राजा चू थे। एक युवक को राजा चू से इतना रिस्पेक्ट मिलना इस बात का प्रूफ था कि वो शेनतु परिवार के कुल से था, और शेनतु परिवार के कुल में शायद उसका स्टेटस कम नहीं था। आदर्श ने देखा कि राजा चू उस युवक का दिल से रिस्पेक्ट कर रहे थे, न कि उसके पीछे के ग्रुप की वजह से। बड़े हॉल में बैठे उन 3 लोगों के अलावा बाकी लोग खड़े रह गए। आदर्श ने देखा कि वहां खड़े लोगों में कुछ टीनेज लड़के लड़कियां भी यूनिफॉर्म पहने हुए थे। ये यंग लोग साफ तौर पर शेनतु परिवार के थे और पॉसिबली शेनतु परिवार के टैलेंटेड जूनियर थे। वहां दूसरे बूढ़े फॉलोअर्स और पारिवारिक सेनापति भी थे, पर वे सभी ग्रीन कलर के कपड़े पहने यंग पर्सन को अपना लीडर मानते थे। यंग मास्टर आकाश राज, ये हमारे वैभव दिव्य साम्राज्य के यंग एरिस्टोक्रेट हैं, प्लीज एक नजर डालें। राजा चू ने आदर्श और उसके साथियों की ओर इशारा किया। ग्रीन कपड़े पहने यंग पर्सन ने लापरवाही से उनकी ओर देखा और उसकी नजर कुछ देर के लिए आदर्श पर रुक गई। बुरा नहीं, यंग मास्टर आकाश राज मुस्कुराए और सिर हिलाया। जब कोई देश खतरे में हो, ऐसे अराजक टाइम में पैदा होना अनफॉर्चुनेट तो है, पर गुड लक भी है। अगर आप सभी इससे बच सकते हैं तो ये आपके लिए गुड लक होगा। इसका बेनिफिट जरूर उठाएं। यंग गुरु आकाश राज ने एक सिंपल असेसमेंट दिया। उनकी आवाज में एक पावरफुल वाटरफॉल जैसा फील था, जिसने वैभव दिव्य साम्राज्य के कई स्वर्ग के प्रिय बच्चों को ऐसा महसूस कराया मानो उन्हें किसी ऊंची जगह पर बिठा दिया गया हो।
इन दिनों ये सभी टीनेज लड़के लड़कियां धीरे धीरे समझ रहे थे कि दुनिया कितनी विशाल है। वे एक कोने में बसे हुए थे और उनकी पहुंच लिमिटेड थी। स्टार्टिंग में इतने बड़े कद के पर्सन होने के नाते यंग गुरु आकाश राज एक छोटे से देश के टैलेंटेड लोगों के ग्रुप से कोई मतलब नहीं रखते थे, क्योंकि वे कुछ भी नहीं थे। अनएक्सपेक्टेडली यंग गुरु आकाश राज ने उनका अच्छा असेसमेंट भी किया था, जिससे वे मोटिवेटेड हुए। इस यंग मास्टर आकाश राज में कोई ईगो नहीं है। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो हमें मोटिवेट करेंगे। कितनी खुशी की बात है। कुछ यंग लोगों ने युआनक्यू ट्रांसमिशन के यूज पर डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। कुछ यंग लड़कियां तो यंग मास्टर आकाश राज को एडमायरेशन और आइडियल फीलिंग से देखती थीं। एक पावरफुल बैकग्राउंड से आए स्वर्ग के प्रिय बेटे का इतना अट्रैक्टिव और मजबूत होना यंग लड़कियों के दिलों को आसानी से जीत लेता था। मेरे चू राजवंश के पारिवारिक सेनापति, वैभव दिव्य साम्राज्य के ऋषिगण और स्वर्ग के ये सभी यंग प्राउड बच्चे यंग गुरु आकाश राज के ऑर्डर का पालन करेंगे, राजा चू ने आदरपूर्वक कहा। इस टाइम वैभव दिव्य साम्राज्य स्ट्रगल कर रहा था, इसलिए नेचुरली वो शेनतू परिवार के प्रति बहुत पोलाइट था, जो एक लाइफ सेवर तिनके की तरह था। ठीक है, यंग गुरु आकाश राज ने हल्के से आंसर दिया। मेरा शेनतू परिवार 2 कामों के लिए वैभव दिव्य साम्राज्य आया है। पहला, मायावी द्वारा भेजे गए एनिमल्स के झुंड को खत्म करने और उसके साथ अपने झगड़े को सॉल्व करने के लिए। दूसरा, वैभव दिव्य साम्राज्य के साथ कुछ मामलों पर डिस्कस करने के लिए। जैसे ही यंग मास्टर आकाश राज ने यह बात कही, उन्होंने अपना दायां हाथ थोड़ा सा हिलाया और उनके हाथ में कहीं से एक लाल पत्थर अपीयर हो गया। उसने अपने दाहिने हाथ से वो स्टोन निकाला और कमरे में मौजूद सभी लोगों पर घुमा दी। इस स्टोन से एक ऐसी रोशनी निकलती थी जो लोगों को ड्रीम जैसी कंडीशन में ले जाती थी। अगर कोई उसे देखता तो उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी आत्मा अंदर खींची जा रही है। स्वर्ग के कई प्रिय बच्चे घबरा गए और जल्दी से उसे देखना बंद कर दिया। ये है, राजा चू दंग रह गया। उसे पता नहीं था कि यंग मास्टर आकाश राज क्या कर रहा था। डेजर्टेड मिरर स्टोन, यंग गुरु आकाश राज ने शांति से कहा। इंसान और डेजर्टेड रेस के लोग एक जैसे दिखते हैं। सरफेस पर उन्हें पहचानने का कोई तरीका नहीं है। सिर्फ ये डेजर्टेड मिरर स्टोन ही डेजर्टेड रेस के सिग्नेचर को पहचान सकता है। ये डेजर्टेड रेस के स्पाइस को हमारे बीच आने से रोकने के लिए है। जब यंग गुरु आकाश राज ने यह कहा तो राजा चू के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो रूखी मुस्कान के साथ बोले, ये कैसे पॉसिबल है? मेरा चू प्रांत शहर दिव्य वन से बहुत दूर है। इसके अलावा ये वैभव दिव्य शहर में पले बढ़े टैलेंटेड लोग हैं। हम उनकी जड़ों को जानते हैं, इसलिए वे डेजर्टेड रेस के नहीं हो सकते। इम्पॉसिबल? यंग मास्टर आकाश राज हंसे और खड़े हो गए। आपने पहले कितने डेजर्टेड रेस के लोगों से इंटरेक्ट किया है? आप बस अंदाजा लगा रहे हैं। डेजर्टेड रेस चालाक, क्रूर और खूनी है। यहां आते आते मैंने कंफर्म कर लिया है कि चू प्रांत शहर में डेजर्टेड रेस के 1 से ज्यादा मेंबर हैं। मेरा गेस है कि वैभव दिव्य साम्राज्य को डिस्ट्रॉय करने के लिए एनिमल्स की भीड़ भेजने का प्लान डेजर्टेड रेस द्वारा बहुत पहले से बनाया जा रहा है। कई साल पहले डेजर्टेड रेस ने वैभव दिव्य साम्राज्य के सभी कोनों में घुसपैठ करने के लिए कई स्पाइस भेजे होंगे। ये यंग गुरु आकाश राज की ये बात सुनकर बड़े हॉल में बैठे लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। वैभव दिव्य साम्राज्य में डेजर्टेड रेस के स्पाइस ने घुसपैठ कर ली थी और वे इतने सारे थे। बेसिकली डेजर्टेड रेस के बारे में उनकी ओपिनियन सिर्फ मायावी की थी। ये पावरफुल, मिस्टीरियस, खूनी और क्रूर का पर्यायवाची था। जहां तक डेजर्टेड रेस के दूसरे मेंबर्स का क्वेश्चन है, उन्होंने पहले कभी उनके बारे में नहीं सोचा था। पर यंग गुरु आकाश राज ने अचानक अपना रिएक्शन बदला। मुझे क्यूरियोसिटी है। मायावी की ताकत से वो अकेले ही वैभव दिव्य साम्राज्य को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने पहले से स्पाइस क्यों भेजे। मुझे डर है कि वैभव दिव्य साम्राज्य पर अटैक करने का उसका टारगेट इतना सिंपल नहीं है। यंग मास्टर आकाश राज ने हल्की सी आह भरी। ऐसा लग रहा था कि वो गहरी सोच में डूबे हुए हैं। ये सुनते ही आदर्श का दिमाग घूम गया। जब वो वैभव दिव्य नगर में था तो उसने अपनी आंखों से मायावी को शहर पर अटैक करने के लिए एनिमल्स की भीड़ का लीड करते देखा था। उस टाइम मायावी ने सच में कहा था, मुझे कुछ करना है। मैं सच में वैभव दिव्य साम्राज्य को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, पर अनफॉर्चुनेटली दिव्य निर्जीव क्षेत्र के आसपास के कुछ देश मुझे वो करने से रोक रहे हैं जो मैं करना चाहता हूं। इसलिए मैं सिर्फ उनका विनाश ही कर सकता हूं। ये फैक्ट कि यंग मास्टर आकाश राज सभी तरह के छोटे छोटे सुरागों से इस कंक्लूजन पर पहुंचने में सक्सेसफुल रहा, ये बताता है कि वो कितना कैपेबल था। यंग गुरु आकाश राज ने आगे कहा, सब लोग ये याद रखना, डेजर्टेड रेस का खून चांदी के कलर का होता है। अगर तुम्हें किसी ऐसे पर्सन का पता चले जिसके खून का कलर चांदी जैसा हो तो तुरंत मुझे खबर करना। डेजर्टेड रेस भले ही इंसान दिखती हो, पर असल में वे इंसान नहीं है। असल में वे डेजर्टेड एनिमल्स हैं। डेजर्टेड रेस नेचुरली क्रूर और हत्या करने वाली होती है। उनमें दया की कोई फीलिंग नहीं होती। वे लोगों को ऐसे मारते हैं जैसे वे घास काट रहे हों। इसलिए डेजर्टेड रेस को इंसान मत समझो। डेजर्टेड रेस और इंसान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं,
ठीक वैसे ही जैसे इंसान डेजर्टेड एनिमल्स के कट्टर दुश्मन है। तुम कह सकते हो कि हम एक दूसरे के साथ मेल नहीं खा सकते। डेजर्टेड रेस का चांदी जैसा खून इंसानों के लिए बहुत यूजफुल है। हाई लेवल डेजर्टेड रेस के मेंबर्स की लाशें आदिम प्रजातियों से कहीं ज्यादा प्रेशियस होती हैं, और ऊपर की ओर राजा लेवल डेजर्टेड रेस के मेंबर्स का खून आदिम सच्ची आत्माओं से कहीं ज्यादा सुपीरियर होता है। और राजा लेवल डेजर्टेड रेस के मेंबर डेजर्टेड रेस में सबसे पावरफुल नहीं होते। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेजर्टेड रेस के मेंबर्स के ब्लड में हल्की एनर्जी होती है। वे आदिम प्रजातियों के ब्लड की तरह नहीं होते जो किसी के मेरिडियन को डैमेज पहुंचा सकते हैं। अगर आप में से किसी को भी डेजर्टेड रेस का पता चलता है और वो मुझे उसके बारे में बताता है, तो मैं आपको डेजर्टेड रेस के ब्लड का एक पोर्शन दूंगा। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि ये जंग आप सभी के लिए एक गुड लक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि ऐसा क्यों है। यंग मास्टर आकाश राज के ये सब कहने के बाद मौजूद यंग एरिस्टोक्रेट इमोशनल हो गए। क्या हाई लेवल डेजर्टेड रेस के मेंबर के ब्लड का वैल्यू आदिम प्रजातियों के ब्लड से ज्यादा था? इसके अलावा यहां तक कि राजा कैटेगरी के डेजर्टेड रेस के मेंबर भी थे जो आदिम सच्ची आत्माओं से भी आगे थे। एक आदिम सच्ची आत्मा का कॉन्सेप्ट उनके दिलों में गहराई से बसा हुआ था। जब मायावी ने शहर पर अटैक करने के लिए एनिमल्स की भीड़ का लीड किया था, तो वो विशाल कछुआ जिसने कई लोगों को चौंका दिया था, एक आदिम सच्ची आत्मा थी। तो फिर खून का ऐसा क्या वैल्यू था कि आदिम सच्ची आत्मा भी उसके सामने फीकी पड़ गई? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हमारे बीच कोई स्पाई नहीं है। अब से शहर के दरवाजे बंद करने होंगे क्योंकि हमें पहले स्पाई ढूंढना है, यंग मास्टर आकाश राज ने कहा, और उनके मुंह पर कॉन्फिडेंट मुस्कान फैल गई। मायावी, जिसने पहले वेस्टर्न टेरिटरी में खूनी तूफान मचाया था, एक कट्टर दुश्मन था जिसने लगभग अपने माता पिता और खुद को मार डाला था। अब वो मायावी को यह बताना चाहता था कि अपने खून से पश्चाताप करने का क्या मतलब होता है। चू प्रांत शहर में लॉकडाउन कर दी गई। लोग डेजर्टेड रेस के स्पाई की तलाश में घर घर जाने लगे। बहुत सारे डेजर्टेड मिरर स्टोन बांटे गए। शेंतु परिवार और चू राजवंश के लोग भी खोज रहे थे। हालांकि कुछ दिनों बाद भी एक भी डेजर्टेड रेस नहीं मिली। कुछ लोगों को सस्पिशन था कि आकाश राज बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रहा था। अगर मैंने कहा कि वे मौजूद हैं, तो वे मौजूद हैं। मेरा अंतर्ज्ञान गलत नहीं है। मैंने पहले भी कुछ डेजर्टेड रेस के मेंबर को बहुत प्योर ब्लड वाले देखा है, और मैंने डेजर्टेड रेस के प्योर ब्लड एलिक्सर का यूज किया है। इसलिए मुझे डेजर्टेड रेस के एग्जिस्टेंस का एक अनक्लियर फीलिंग है। अब मुझे उनका फीलिंग हो गया है, इसलिए यहाँ कोई डेजर्टेड रेस छिपी हुई होगी। तुम्हें खोज जारी रखनी होगी। आकाश राज को अपने डिसीजन पर पूरा ट्रस्ट था। डेजर्टेड मिरर स्टोन सब कुछ जानने वाला नहीं था। जब किसी डेजर्टेड रेस के मेंबर की पावर एक डेफिनेट लिमिट तक पहुंच जाती, तो वे अपना सिग्नेचर छिपा सकते थे। इसलिए यह सरप्राइजिंग बात नहीं थी कि डेजर्टेड मिरर स्टोन कुछ भी पता नहीं लगा पाता था। और डेजर्टेड रेस का खून जितना ज्यादा मजबूत और प्योर था, वो उतना ही ज्यादा वैल्यूएबल था। इस बार शेंतु परिवार ने कई टॉप एक्सपर्ट को भेजा था। वे डेजर्टेड रेस की ताकत से नहीं, बल्कि बस इस बात से डरते थे कि डेजर्टेड रेस का खून इम्प्योर हो जाएगा। मुझे एक हाई लेवल डेजर्टेड रेस का लाइफ गिविंग ब्लड निकालकर उसे एलिक्सर में रिफाइन करने दो। मैं उनकी लाशों को उस साल मारे गए अपने कुल के लोगों के लिए सैक्रिफाइस के रूप में यूज करूंगा। आकाश राज ने अपनी इंटर स्पेशल रिंग रगड़ी। उसकी आंखों में एक ठंडी किरण चमक उठी। उसने पूरी डेजर्टेड रेस का वध करना अपने जीवन का गोल बना लिया था। जब तक वो पूरी डेजर्टेड रेस का वध नहीं कर देता, तब तक डेजर्टेड एनिमल्स एक विशाल एनिमल ग्रुप नहीं बन पाएंगे। इसलिए ये डर पैदा करने के लिए काफी नहीं था। एक डेजर्टेड रेस के मेंबर के ब्लड का यूज करके एलिक्सर में रिफाइन करना। चू राजवंश के एक छोटे से कोर्टयार्ड में आदर्श एक लंबी बेंच पर बैठा था और 100 साल पुराने पेड़ से गिरते पत्तों को देख रहा था। ये उस कोर्टयार्ड जैसा लग रहा था जिसमें चू राजवंश की एक लड़की रहती थी। कोर्टयार्ड में एक झूला भी था। हालांकि किसी को पता नहीं था कि वो लड़की कहाँ गई है, इसलिए आदर्श और प्रिया को उसमें रहने के लिए अपॉइंट किया गया। चू प्रांत शहर में बहुत सारे लोग घुस आए थे। हालांकि चू शाही निवास बड़ा था, फिर भी वो जल्दी ही भर गया। आदर्श जैसे अकेले पर्सन के लिए कोर्टयार्ड वाला निवास मिलना बहुत मुश्किल था। क्या आप डेजर्टेड रेस के खून को एलिक्सर बनाने के लिए यूज करने के खिलाफ हैं? विशांत आदर्श के सामने बैठी थी। इन दिनों एनिमल्स की भीड़ के खिलाफ विशांत कभी कभी आदर्श से कम्युनिकेट करने के लिए उसका वेट करती ताकि उसका स्ट्रेस कम हो सके। वैभव दिव्यनगर में उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। विशांत उनमें से एक थी, जबकि निनाद दूसरे नंबर पर था। कम से कम कुछ तो होंगे। डेजर्टेड रेस इंसानों से अलग नहीं दिखती, इसलिए डेजर्टेड रेस के खून को एलिक्सर बनाने के लिए यूज करने का आइडिया मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल करता है। आदर्श ने कुछ सोच समझकर बात की। हालांकि आकाश राज ने पहले ही कहा था कि डेजर्टेड रेस के मेंबर के साथ इंसानों जैसा बिहेव नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनके साथ एक तरह के डेजर्टेड एनिमल जैसा बिहेव किया जाना चाहिए। विशांत ने कहा, डेजर्टेड रेस क्रूर है और उन्होंने अनगिनत लोगों को मार डाला है। मायावी एक पड़ोसी युवक जैसा दिखता है, पर अंदर से वो बहुत क्रूर है।
एंशिएंट लोग मौत के झगड़े को सिर्फ एक दूसरे का मांस खाने और एक दूसरे का खून पीने की चाहत के रूप में एक्सप्लेन करते थे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा है। विशांत की बात अनुचित नहीं थी, पर आदर्श को अपने पिछले जीवन का एक स्टेटमेंट याद आ गया। वहां हम बर्बर मांस का आनंद लेंगे और शाओ नगनू का खून पिएंगे। अब आकाश राज का डेजर्टेड रेस के साथ झगड़ा शायद फेमस सेनापति जैसा ही था। ठीक है, तुम्हें अधिराज और अविचल से सावधान रहना चाहिए। वे चू राजवंश में लौट आए हैं और चू राजवंश उनका अपना एरिया है। विशांत को अचानक आदर्श और चू राजवंश के बच्चों के बीच हुए झगड़े की याद आ गई। हाँ, मुझे पता है, मैं सावधान रहूंगा। वैभव दिव्य शहर में दिव्य शहर के रूल के कारण आदर्श अधिराज और कंपनी के साथ कुछ नहीं कर सकता था और इसके विपरीत भी। हालांकि अब चू शाही निवास में आदर्श को अलर्ट रहना पड़ा। शुक्र है कि अविचल हो या अधिराज, वे चू राजवंश में सिर्फ जूनियर थे। वे चू राजवंश में सत्तासीन लोगों को अपनी इंटेंशन से इफेक्ट नहीं कर सकते थे। जब आदर्श ये सोच रहा था तो उसने अचानक बाहर नॉइस सुना। ओ, क्या हुआ? आदर्श ने कंसंट्रेट किया और ध्यान से सुना। उसने लोगों को ऐसे चिल्लाते सुना जैसे उन्होंने किसी डेजर्टेड रेस के स्पाई को पकड़ लिया हो और क्रेडिट पाने के लिए उसे आकाश राज को सौंपने को रेडी हो। उन्होंने एक डेजर्टेड रेस के स्पाई को पकड़ लिया है। विशांत ने भी नॉइस सुना। वो सुखद आश्चर्य से खड़ी हो गई। हालांकि विशांत के पास आदर्श के हाव भाव बदल गए। जैसे ही वो छोटे से कोर्टयार्ड से बाहर निकला, उसका शरीर चमक उठा। ये डेजर्टेड रेस का स्पाई है? ये इतना कमजोर कैसे हो सकता है? क्या यंग गुरु आकाशराज ने नहीं कहा था कि डेजर्टेड रेस का स्पाई बहुत मजबूत होना चाहिए? हाँ, किसी डिफरेंस पड़ता है। डेजर्टेड मिरर स्टोन इतना चमकीला है तो गलत हो ही नहीं सकता। चलो अभी खबर भेज देते हैं। चू राजवंश के 2 गार्ड थे। उनमें से एक ने आवाज देने वाला ताबीज जलाया और सीधे इन्फॉर्मेशन भेजी। ये इंसिडेंट आदर्श के छोटे से कोर्टयार्ड से सिर्फ 100 मीटर की डिस्टेंस पर हुआ था, इसलिए आदर्श पलक झपकते ही यहां पहुंच गया और आदर्श ने जो देखा उससे वो चौंक गया। चू राजवंश के 2 बड़े और हट्टे कट्टे गार्ड ग्रीन कलर के कपड़े पहने एक लड़की को घेरे हुए थे। वो उसकी बहन प्रिया थी। बहन प्रिया? ये कैसे पॉसिबल है? आदर्श की दिल की धड़कन रुक गई क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा था। मैं कोई डेजर्टेड रेस की स्पाई नहीं हूं। प्रिया दीवार के एक कोने में सिमटी हुई थी। उसके बगल में वो टोकरी रखी थी जो उसने गिरा दी थी। उसमें ताजी वेजिटेबल और अंडे जमीन पर बिखरे पड़े थे। असल में वो आदर्श के लिए खाना बनाने की सामग्री लेने चू राजवंश गई थी, पर उसे इन 2 गार्ड ने रोक लिया। उनके द्वारा पकड़े गए पत्थर से लाल चमक निकल रही थी और उन्होंने जोर देकर कहा कि वो एक डेजर्टेड रेस की स्पाई है। तुम तो कमाल कर सकते हो। एक गार्ड मुस्कुराया। वैभव दिव्य साम्राज्य के वॉरियर होने के नाते और एनिमल्स की भीड़ के कारण और इफेक्ट को जानते हुए वे डेजर्टेड रेस से हद से ज्यादा नफरत करते थे। डेजर्टेड रेस के बिना क्या वे ऐसी कंडीशन में होते? देखता हूं तुम कब तक एक्टिंग कर सकते हो। एक गार्ड ने अपना हाथ उठाया और प्रिया के चेहरे पर थप्पड़ मारने ही वाला था। इस गार्ड का साधना लेवल युआन बेस्ड डोमेन में था। उसका एक थप्पड़ एक बड़े पेड़ को गिराने के लिए काफी था। थप्पड़ पड़ते देख प्रिया सिकुड़कर बॉल की तरह सिमट गई और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो घबराहट और डेस्पिरेशन से भर गई। इसे रोको। आदर्श का शरीर बिजली की तरह चमक उठा और गार्ड के पास आ गया। उसने हाथ बढ़ाकर गार्ड का हाथ पकड़ लिया। तुम क्या कर रहे हो? आदर्श हाल ही में युआन की नींव में घुसा था और उसकी ताकत समान रैंक वाले वॉरियर से भी ज्यादा थी। आदर्श के पकड़ने से गार्ड को चोट लगी। गार्ड के हाव भाव थोड़े बदल गए क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो युवक इतना पावरफुल होगा। उसने खुद को आदर्श से छुड़ाने की कोशिश की, पर आदर्श का हाथ लोहे की ढलाई जैसा था। जितना ज्यादा वो स्ट्रगल करता, उसकी कलाई उतनी ही ज्यादा दुखती। वो थोड़ा डरा हुआ था और उसने कायरता से कहा, मुझे मत बताओ कि तुम एक डेजर्टेड रेस के स्पाई को बचाने की कोशिश कर रहे हो। आदर्श। प्रिया ने आंखें खोली और आदर्श को अपने सामने खड़ा देखा। वो खुशी के आंसू रो पड़ी। आदर्श, मैं स्पाई नहीं हूं, सच में नहीं हूं। प्रिया की आवाज थोड़ी कांप उठी। वो एक बहुत ही नॉर्मल लड़की थी। इस अटैक से पहले वो बस कुछ सामान इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी। आदर्श हैं। एक गार्ड ने आदर्श को पहचान लिया, जिसकी आइडेंटिटी बहुत चौंकाने वाली थी। तो तुम आदर्श हो? अगर तुम आदर्श हो तो क्या हुआ? वो एक डेजर्टेड रेस की स्पाई है, मानो तुम उसकी रक्षा कर सकते हो। भले ही वो आदर्श की आइडेंटिटी जानता था और उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी, फिर भी उसके एंगर ने उसे आदर्श पर मौखिक अटैक करने के लिए प्रमोट किया, क्योंकि उसकी कलाई बुरी तरह से दर्द कर रही थी। आदर्श प्रिया की डिफेंस के लिए उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। तभी विशांत भी आ गई। क्या हो रहा है? वो जानती थी कि आदर्श की एक नश्वर बहन है और उसने इन लोगों के बीच हो रहे नॉइज को सुना था। उसे ये बिलीव करना मुश्किल लग रहा था कि आदर्श की बहन डेजर्टेड रेस की मेंबर थी, क्योंकि ये बहुत इनक्रेडिबल था। हालांकि उसने 2 गार्ड के हाथों में खून के कलर का चमकता हुआ डेजर्टेड मिरर स्टोन भी देखा।
इसका मतलब ये था कि सच में डेजर्टेड रेस का एक मेंबर पास में ही था और वो बहुत ही क्लोज था। आदर्श ने डेजर्टेड मिरर स्टोन को देखा और उसने पाया कि डेजर्टेड मिरर स्टोन से निकलने वाली लाल रोशनी बहुत ज्यादा चकाचौंध कर देने वाली थी। वो चुप रहा और उसने अपना सिर घुमाकर प्रिया की ओर देखा। बहन प्रिया। आदर्श, मैं स्पाई नहीं हूं। प्रिया ने अपने होंठ काटे। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। प्रिया की चमकदार आंखों में आदर्श अपना साफ रिफ्लेक्शन देख सकता था। उसे यकीन था कि उसके सामने खड़ी लड़की वही बहन प्रिया थी जो उसके पीछे पीछे आई थी। वो कोई भेष बदलकर डेजर्टेड रेस की मेंबर नहीं थी। उसने प्रिया का हाथ पकड़ लिया और वो इंटीमेट और सामंजस्यपूर्ण फीलिंग ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई अनफैमिलियर डेजर्टेड रेस का मेंबर छिपा सके। वो मेरी बड़ी बहन है। आदर्श ने अपना सिर घुमाया और दोनों गार्ड की ओर देखते हुए बिना किसी हड़बड़ी के कहा। इस टाइम वहां और भी लोग इकट्ठा हो रहे थे। नॉइज सुनकर कई लोग बाहर भाग आए थे। उनमें से कई वैभव दिव्य नगर के प्रिय बच्चे थे। उनमें वरद और कृपाण भी शामिल थे। चू राजवंश के एक गार्ड ने अपनी कलाई पकड़ ली जिसे आदर्श ने पकड़ा था। उसने प्रिया की ओर इशारा करते हुए वहां मौजूद लोगों से कहा, हमने एक डेजर्टेड रेस की स्पाई को पकड़ा है। ये वही है। सभी की निगाहें प्रिया पर पड़ी जिससे वो सबकॉन्शियसली पीछे की ओर चली गई। अब तक उसे समझ नहीं आया था कि क्या हुआ था। दो भयानक दिखने वाले दबंग आदमियों ने उसके शरीर पर एक लाल पत्थर लहराया था और जोर देकर कहा था कि वो एक स्पाई है। वो डेजर्टेड रेस से है। वरद ने आदर्श की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाईं। वरद के लिए उसे प्रिया से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, पर उसे आदर्श के प्रति अपने एटीट्यूड पर कंसिडर करना था। आदर्श चुप रहा। प्रिया की बैकग्राउंड मिस्टीरियस थी और उसे ये भी नहीं पता था कि वो किस कुल से आती है। उसने अंदाजा लगाया कि प्रिया की बैकग्राउंड बहुत बड़ी है। हालांकि डेजर्टेड रेस। आदर्श ने प्रिया के साथ अपनी कन्वर्सेशन के कुछ पार्ट याद किए और फिर सिर हिलाते हुए कहा, इम्पॉसिबल। मेघ 1 में प्रिया ने उसे अपने बचपन के बारे में पहले ही बता दिया था। हालांकि वो अपनी बचपन की बहुत सी यादें भूल चुकी थी, फिर भी उसे कुछ सीन याद थे जिनमें उसका पिछला जीवन और उसका पढ़ना लिखना शामिल था। उसने जिस जीवन का एक्सप्लेनेशन किया था वो डेजर्टेड रेस का नहीं था जो डेजर्टेड एनिमल्स के साथ रहती थी। इसके अलावा प्रिया साक्षर थी। वो सिर्फ इंसानों की लैंग्वेज जानती थी और आदर्श जानता था कि डेजर्टेड रेस की अपनी लैंग्वेज होती है। प्रिया ही वो पर्सन थी जिसने पहली बार आदर्श को पढ़ना और लिखना सिखाया था। अगर प्रिया डेजर्टेड रेस से थी तो उसने छोटी एज में इंसानों की लैंग्वेज क्यों सीखी? सिर्फ इसलिए कि तुम इसे इम्पॉसिबल कहते हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि ये इम्पॉसिबल है। डेजर्टेड मिरर स्टोन गलत नहीं हो सकता। अगर कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता तो हम अभी इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। पहले यंग गुरु आकाशराज ने कहा था कि डेजर्टेड रेस के खून का कलर चांदी है। चलो चाकू से देखते हैं कि इस लड़की का खून लाल है या चांदी। जिस आदमी की कलाई आदर्श ने पकड़ी थी उसे अचानक एक शानदार आइडिया आया। उसने ये तरीका सजेस्ट किया और जिसने भी सुना सबने इस पर एग्री किया। सच में किसी के ब्लड का कलर चेक करना ही काफी था, है ना? ठीक है, एक रक्त परीक्षण काफी होगा, लोग कहने लगे। आदर्श का दिल लगभग धड़क कर बाहर आ गया। इस दुनिया में आने के बाद उसे अपने पिछले शरीर की कोई याद नहीं थी। आदर्श ने यहां आने के बाद से प्रिया को कभी खून बहते नहीं देखा था, इसलिए वो प्रिया के खून का रंग नहीं जानता था। आदर्श, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा। मुझे तुम पर सच में दया आ रही है, के। एक उदास आवाज गूंजी। आदर्श ने ऊपर देखा तो पता चला कि जिसने ये कहा था वो अविचल था। दो भाई अविचल और अधिराज भीड़ में दिखाई दिए थे। चू राजवंश की युवा पीढ़ी के रूप में वे यहाँ के मालिक थे। पिछले कुछ दिनों से चूंकि सभी ने अस्थायी रूप से चू शाही निवास में रहना शुरू कर दिया था, इसलिए वैभव दिव्य शहर के कुलीनों के बीच उन दोनों का रुतबा साफ तौर पर बढ़ गया था। बेशक वे अभी भी आदर्श से बहुत नीचे थे। वैभव दिव्य नगर में लोग शक्तिशाली लोगों का ज्यादा सम्मान करते थे। आदर्श का ओहदा उसकी कड़ी मेहनत से मिला था, जो दोनों अविचल और अधिराज भाइयों से अलग था। इसलिए भले ही वे चू राजवंश में लौट आए थे, अविचल और अधिराज अक्सर आदर्श को देखते ही छिप जाते थे। आज ये देखकर कि आदर्श की बहन शायद डेजर्टेड रेस की सदस्य थी, उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आदर्श के साथ ऐसा होगा। अगर ये मामला सच निकला तो ये दिलचस्प होगा। प्रिया की पहचान से ही वे आदर्श को गिराकर उसे धक्का मार सकते थे। आदर्श की आंखें ठंडी हो गईं। ये दोनों और वो एक हाथ वाला यांग हावरान उसके पीछे छिपे सांपों की तरह थे। वो उसे कभी भी डसने को तैयार थे। दुर्भाग्य से आदर्श ऐसे माहौल में उनका कुछ नहीं कर सका। इस समय एक अदृश्य आभा के पास आते ही भीड़ ने रास्ता बना लिया। आदर्श खड़ा हो गया। उसने देखा कि लोगों के समूह के बीच आकाशराज धीरे धीरे चलकर आया था। आकाशराज अभी भी अपने हरे कपड़ों में थे। लोगों को उनके हल्के झोंके का एहसास हो रहा था। उनका स्वभाव हल्के बादलों और हल्की हवा जैसा नरम था और वे बिल्कुल भी उग्र नहीं लग रहे थे। हालांकि आकाशराज के सामने आदर्श को पता नहीं था कि उसने दबाव क्यों महसूस किया।
तुम्हें यहाँ एक डेजर्टेड रेस का जासूस मिला? आकाश राज ने प्रिया की ओर देखते हुए पूछा। क्या ये तुम हो? आकाश राज मुस्कुराया। प्रिया ने हरे कपड़े पहने आदमी के सामने अपनी सांस रोक ली। वो आदर्श के पीछे छिप गई क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आकाश राज के सामने उसे इतना डर क्यों लग रहा था। आदर्श ने भौहें चढ़ाईं। आकाश राज बहुत जल्दी आ गया था। अगर आकाश राज न होता तो आदर्श को लगता था कि वो अपनी हैसियत का इस्तेमाल करके बिना किसी परेशानी के उसकी रक्षा कर सकता था, भले ही प्रिया की पहचान अभी भी साफ नहीं थी। आखिर प्रिया एक असली नश्वर लड़की थी। अगर कोई ऋषि स्वर्ग की आंख से उसकी जांच करे तब भी यही स्थिति होगी। एक नश्वर लड़की को ऐसी मुश्किलों का सामना नहीं करना चाहिए। हालांकि आकाश राज अलग था। आदर्श उसे नहीं जानता था और उसका डेजर्टेड रेस के साथ बड़ा झगड़ा था। हाँ, ये वही है। हमने उसका परीक्षण करने के लिए डेजर्टेड मिरर स्टोन का इस्तेमाल किया और वो इतना लाल हो गया कि लगभग बैंगनी हो गया। जरूर उसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन कोई उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। वो गार्ड साफ तौर पर आदर्श की ओर इशारा कर रहा था। आकाश राज ने हल्के से मुस्कुराते हुए आदर्श को देखा। लगता है इस लड़की का आपके साथ कुछ असामान्य रिश्ता है। वो मेरी बड़ी बहन है, आदर्श ने गंभीरता से कहा। आज उसने कई बार ऐसा कहा था। खून की बहन, आकाश राज ने जवाब दिया। आदर्श ने कुछ देर तक हिचकिचाते हुए अपना सिर हिलाया। नहीं, तो फिर उसे आपके माता पिता ने गोद लिया था? आकाश राज का सवाल सुनकर आदर्श का दिल बैठ गया। हालांकि वो पूरी तरह से अनिच्छुक था, फिर भी उसने आखिरकार सिर हिलाकर कहा, हाँ। उसे कहाँ गोद लिया गया था? आकाश राज ने फिर पूछा। आदर्श का दिल ठंडा होता जा रहा था। मेघवन। प्रिया की उत्पत्ति उसकी पहचान साबित करने के लिए बहुत मुश्किल थी। हालांकि आदर्श इसके बारे में झूठ नहीं बोल सकता था क्योंकि बहुत से लोग उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानते थे। मेघवन एक बंजर जगह है जहां बहुत सारे डेजर्टेड एनिमल्स रहते हैं। मेघवन में डेजर्टेड रेस छिपी हुई हैं। आपने मेघवन में किसी अज्ञात मूल की लड़की को गोद लिया है तो हो सकता है कि वो डेजर्टेड रेस की ही हो। जैसे ही आकाश राज ने यह कहा, अविचल और कंपनी खुश हो गए क्योंकि अब ये ज्यादा से ज्यादा संभव लग रहा था। आदर्श ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वो जानता था कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ वो आकाश राज के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। अगर आकाश राज प्रिया के साथ कुछ भी करना चाहता तो आदर्श को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर सकता है। आकाश राज के खिलाफ कोई भी चाल चलना पत्थर पर अंडे मारने जैसा था। ऐसा करने से आकाश राज गुस्सा हो सकते थे और नतीजा उल्टा हो सकता था। आदर्श की प्रतिक्रिया देखकर आकाश राज धीरे से हंसा। लगता है तुम अपनी बहन की सच में चिंता करते हो। शांत रहो। अगर वो सच में एक डेजर्टेड रेस की भी थी तो भी जब तक उसे मायावी के बारे में कुछ नहीं पता और वो सिर्फ एक डेजर्टेड रेस की आम लड़की है जिसे तुमने गलती से गोद लिया था, तो मैं तुम्हारी वजह से उसे इस बार छोड़ सकता हूं। हालांकि मैं उस पर कुछ पाबंदियां जरूर लगाऊंगा। जब आकाश राज ने यह कहा तो आदर्श को राहत महसूस हुई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आकाश राज पीछे हट जाएगा। क्या यह उनकी प्रतिष्ठा के कारण था? आदर्श को यह बात थोड़ी अविश्वसनीय लगी। वैभव दिव्य साम्राज्य में उसे कोई खास माना जा सकता था, लेकिन आकाश राज की नजर में वो शायद कुछ भी नहीं था। कोई उसके खून की जांच करो। आकाश राज ने अपनी मुस्कान पोंछी और आदेश दिया। एक तेज चाकू पेश किया गया और चूशाही निवास के एक गार्ड ने उसे पकड़ लिया। रुको, मैं खुद कर लूंगा। आदर्श ने उस गार्ड को रोक दिया जो ऐसा करने के लिए बेताब था। आदर्श किसी को प्रिया के शरीर के टुकड़े करने की इजाजत कैसे दे सकता था? इसके अलावा इस व्यक्ति को उससे कुछ शिकायत थी और अविचल ने भी कुछ निर्देश देकर परेशानी खड़ी कर दी होगी। उसे करने दो, आकाश राज ने कहा। उसने प्रिया को गहराई से देखा और किसी को पता नहीं चला कि वो क्या सोच रहा था। आदर्श ने चाकू नहीं पकड़ा, बस प्रिया का हाथ पकड़ लिया। बहन प्रिया, मैं कर दूंगा, इससे दर्द नहीं होगा। ठीक है, प्रिया ने सिर हिलाया। आदर्श ने अपनी तर्जनी उंगली बढ़ाकर प्रिया की हथेली पर हल्के से हाथ फेरा। युआन क्यूई से उसने जो चाकू बनाया था वो बहुत तेज था। लगभग बिना किसी दर्द के प्रिया की हथेली में एक छोटा सा घाव हो गया। घाव से धीरे धीरे खून टपक रहा था। उस पल आदर्श ने अपनी सांस रोक ली। वो जानलेवा चांदी देखकर बहुत डर गया। बाकी सभी ने अपना ध्यान प्रिया की हथेली पर केंद्रित कर दिया। पादा! हरे पत्थर के फर्श पर खून की एक बूंद टपकी। वो टूट गई और डूबते सूरज की रोशनी परावर्तित हो गई। वो लाल रंग के रत्न जैसी थी। लाल रंग का खून। आदर्श ने राहत की लंबी सांस ली। उसने खून का रंग पहले कभी इतना चमकीला और सुंदर नहीं पाया था। प्रिया आखिरकार उसकी बहन थी, डेजर्टेड रेस की सदस्य नहीं थी। हालांकि उसकी पहचान समस्याग्रस्त लग रही थी, आदर्श को इसकी कोई परवाह नहीं थी। प्रिया की पृष्ठभूमि चाहे जो भी रही हो, वो बस इतना जानता था कि उन्होंने मेघवन में सबसे कठिन दिन बिताए थे। पानी से भी ज्यादा गाढ़ा खून जैसा एहसास किसी और से नहीं हो सकता। हालांकि आदर्श के अब हर तरह के लोगों से कई रिश्ते थे और वो वैभव दिव्य साम्राज्य का एक कुलीन वर्ग था, फिर भी मेघवन में वो एक नश्वर प्राणी था। दरअसल ये कहना चाहिए कि वो एक बोझ था। हालांकि प्रिया ने उसे नहीं छोड़ा
और वे एक दूसरे पर निर्भर रहे। ये तो लाल है, क्या बात है। चू राजवंश के 2 गार्ड को यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक डेजर्टेड रेस के जासूस को ढूंढ निकाला था, लेकिन नतीजा ये निकला कि वे गलत साबित हुए। अरे इस लड़के के पास तो खैर कोई मौका नहीं है कि वो बिना किसी चोट के बच निकले। लेकिन ये अजीब है, जब लड़की का खून लाल है तो वो डेजर्टेड मिरर स्टोन को लाल क्यों कर देती है। अविचल और अधिराज दुखी थे। उन्हें लगा कि उन्होंने आदर्श की कमजोरी पकड़ ली है। हालांकि वे इसका इस्तेमाल आदर्श की स्थिति को हिलाने के लिए नहीं कर सकते थे, लेकिन कम से कम वे उसकी बहन को मरवाकर उसे दुखी तो कर ही सकते थे। ये देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। हालांकि अब सब कुछ खत्म हो गया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना? एक व्यक्ति ने आकाश राज से पूछा। जैसा कि मैंने कहा, आदर्श की बहन डेजर्टेड रेस से कैसे हो सकती है? वैभव दिव्यनगर के साधक जो आदर्श का सम्मान करते थे, आदर्श का समर्थन करने लगे। आकाश राज ने अपनी ठुड्डी पर हल्के से हाथ फेरा और चुपचाप प्रिया को देखा। कोई नहीं जानता था कि वो क्या सोच रहा था। यंग गुरु आकाश राज, क्या हम जा सकते हैं? आदर्श ने प्रिया को अपने पीछे खड़ा करके आकाश राज से पूछा। वो अभी भी सतर्क था। जब तक वो उनकी नजरों से ओझल नहीं होता, उसे ऐसा लगता जैसे कोई किरणें उसकी पीठ पर वार कर रही हों। उसके लिए चैन पाना इम्पॉसिबल था। हालांकि आकाश राज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे कुछ याद आ रहा था और वो सोच में डूबा हुआ था। अचानक वो धीरे धीरे प्रिया की ओर चलने लगा। प्रिया का दिल धड़क उठा और वो अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गई। हालांकि आकाश राज ने खुद पर कोई जोर नहीं डाला और जहां प्रिया पहले खड़ा थी, उससे ज्यादा दूर नहीं खड़ा हो गया। उकड़ू बैठते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो जमीन पर पड़ी खून की बूंद को ध्यान से देख रहा था। ये प्रिया का खून था। कुछ सेकंड के बाद आकाश राज ने अपनी उंगली बढ़ाकर खून की बूंद को छुआ। अचानक उसके मुंह के कोनों पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। उसने सिर उठाया और प्रिया की तरफ देखा। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारा उपनाम जियांग है ना? प्रिया का दिल बैठ गया। आकाश राज की मुस्कान के आगे उसका चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। तुम? प्रिया के अलावा आदर्श भी पूरी तरह सतर्क था। पिछली बातचीत में किसी ने प्रिया नाम का जिक्र नहीं किया था, लेकिन आकाश राज ने प्रिया का उपनाम अंदाजा लगा लिया था। आकाश राज खड़ा हुआ और उसकी मुस्कान और भी ज्यादा चमकीली हो गई। इतनी चमकीली कि वो भयानक लग रही थी। मुझे लगता है मैं जानता हूं तुम कौन हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हें यहां पाऊंगा।